नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। ईमानदार राजनीति की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब खुद इसमें उलझते नजर आ रहे हैं। दूसरों के वायदों को झूठा बताना और फिर अपने वादों का लकीर का फकीर बताना अरविंद की नई राजनीति का एक हिस्सा है। और इस वक्त पर उन्होंने बेईमानों की एक फहरिस्त भी एक वक्त में जारी की थी और खुद को ईमानदार बताया, लेकिन मौजूदा वक्त में हालात इससे उलट हैं। वायदों की लिस्ट बनाकर चुनाव लड़ने वाले केजरीवाल आज यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं और जनता शायद यही कह रही है, क्या हुआ आपका वादा? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा। तो अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कर दिया है कि वो जो उन्होंने चुनावी वायदे किए थे उसको फिलहाल 5 साल में 40 से 50% से ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता से जो उन्होंने वायदा किया था दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जो वायदों का पिटारा खोला था, उन वायदों की हकीकत का रंग देखने की अब जो कस्में खाई थी, लेकिन आज केजरीवाल उन वायदों से यू टर्न मार गए। चुनावी वादों से पलटे केजरीवाल। क्या यही है ईमानदार राजनीति? क्या वादों के लिए 5 साल कम है? वादा या चुनावी जुमला? क्या हुआ तेरा वादा? वादे करना और फिर तोड़ना, देसी राजनीति की यह कवायद काफी पुरानी है। अब नेताओं की टोली वोटुगाही के लिए गांव, गली और मोहल्लों में निकलती है तो मौका देखकर वायदे करने का दस्तूर जरूर निभाती है। वायदे कभी पूरे नहीं होते, अब ये हर किसी को पता है, लेकिन सबसे अलग और सबसे ईमानदार दिखने और दिखाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी भी ऐसा करे तो सवाल उठ खड़े होते हैं। आधुनिक परिवेश में अलग राजनीति की वकालत करने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। दूसरों के वायदों को झूठा बताना और अपने 70 वायदों को पूरा करने की वकालत करना आपकी अलग राजनीति का ही हिस्सा है। खुद को ईमानदार और दूसरे को बेईमान साबित करने वाली आप अब खुद बेईमान साबित हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद राजधानी दिल्ली में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी। रैली, नुक्कड़, जनसभा में चुनाव प्रचार चल रहा था। केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली के फतेह के लिए दिन रात एक कर रही थी। इन कार्यक्रमों में केजरीवाल ने कई लोक लुभावने वायदों का पिटारा खोला था। वादे ऐसे जो कभी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन विकास के वायदों पर चुनाव में उतरी आपको ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, सरकार बन गई और शुरू हो गया वादा खिलाफी का दौर। पहले पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई के वायदे से पलटी आप, फिर सस्ती बिजली और पानी के वायदों पर मारी पलटी, और अब तो खुद मुख्यमंत्री साहब उन वायदों को हकीकत का रंग देने के बजाय दलील पेश कर रहे हैं। दिल्ली में सिविल सर्विसेज के एक प्रोग्राम में केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बवाल तय है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जब कोई पूछता था कि आपने इतने वादे किए हैं, इसे पूरा कैसे करेंगे, तो उनका जवाब होता था कि हमने रिसर्च करा लिया है और 5 साल में हर वादे को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के भीतर ही वो अपने वायदे से पलटते दिखाई दे रहे हैं। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है 5 साल में जूते भी मारती है, तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे और ये कुछ बुरा नहीं होगा। यहाँ ये याद करना जरूरी है कि केजरीवाल चुनावी भाषणों में कहते थे कि उन्होंने सारा रिसर्च करवा लिया है और वो 5 साल में सारे वादे पूरा करके दिखाएंगे। केजरीवाल के बड़े वादों में पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई, जगह जगह सीसीटीवी, 20 कॉलेज, 500 स्कूल, कॉन्ट्रैक्ट की जगह पक्की नौकरी, झुग्गी की जगह 5 लाख मकान और आधे रेट पर बिजली जैसे वादे शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादों के दम पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या 5 सालों में 50% वादे ही पूरी कर पाएंगे? दिल्ली सचिवालय में सिविल सर्विसेज डे के कार्यक्रम में दिए गए इस बयान के बाद केजरीवाल विपक्षियों के निशाने पर हैं। वरुण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
अब यही सवाल हर कोई कह रहा है कि क्या हुआ आपका वादा। जिस तरीके से चुनाव के पहले लगातार अरविंद केजरीवाल चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो और दूसरे नेताओं पे कहते थे कि वो लोग भैया जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं करते, लेकिन हम वादे पूरा करेंगे, और बढ़ चढ़कर वादे भी कर दिए। लेकिन अब क्या लगता है, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 5 साल में 40-50% वादे कर दिए, पूरे कर दिए तो बड़ी बात होगी। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो गई? क्योंकि जितना प्रचंड बहुमत दिया जनता ने, उसके बाद यह बयान दिल्ली की जनता के लिए निराशाजनक है, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब ये जो बयान आया है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लिए अब ये सोचने वाली बात हो गई कि क्या हुआ आपका वायदा। और इस चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इलियास आजमी जी, आपके नेता, जुड़ेंगे। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से, दुष्यंत शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता, और पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम चलेंगे इलियास जी के पास। इलियास जी, पहला सवाल आपका, क्योंकि आपने बड़े वायदे किए थे और दूसरी पार्टियों से अलग अपनी पार्टी को बताया था और कहा था मैंने पूरा खाका तैयार कर लिया है, कैसे वायदे हमको 5 साल में पूरे करने हैं। लेकिन आज क्या आप बोल रहे हो कि भैया हम तो 40 से 50% वादे पूरे कर लिए, वही बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन उस पर भी जो आपने बोला केजरीवाल जी ने, उस पर भी वो पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उसमें भी शायद है। देखिए जी, जब इनकी सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की, हाँ, उस वक्त भी कई बार मैं चैनलों पर गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि 6 महीने से पहले जी, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। हाँ, उनको बहुमत देने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू के तौर पर कोई काम हो जाएगा। हाँ, हाँ, उसी तरह अभी अरविंद केजरीवाल को आए जी, 2 महीना हुआ होगा। हाँ, तो 2 महीने में जितना काम हुआ है, जी, जैसे बिजली में नहीं, हमारा सवाल जी यही है, क्योंकि सवाल वो खुद कर रहे हैं कि 2-3 महीने में ही आपको पूरा पता चल गया कि भैया हमसे पूरा वादा हो नहीं पाएगा, 40-50% वादा कर पाएंगे। इतना ज्यादा समय लगा लिया आपने इसको समझने में कि जो वादे आपने किए हैं वो वादे इतने आसान नहीं है। नहीं, कौन सा वादा आसान नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा हाँ, लगाने में जितना वक्त लगेगा और जितना धन लगेगा, अच्छा, वो एक प्रॉब्लम है। बाकी वादे जो हैं, हाँ, 500 स्कूल खोलने का 5 साल में, अच्छा, ये कोई असंभव नहीं है। हाँ, न तो 20 कॉलेज खोलना कोई असंभव चीज है। तो लेकिन आज ऐसी क्या वजह आ गई कि मुख्यमंत्री साहब को ये बोलना पड़ गया कि हम वादे पूरे 5 साल में नहीं कर पाएंगे? ऐसी क्या नौबत से आ गई थी? कि मुश्किल यह है कि जमीन हाँ, का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, बिल्कुल, केंद्र के पास है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा के हाँ, आधुनिकीकरण का काम का सचिवालय में काम शुरू हो चुका है हाँ, कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किस तरह बनाया जाए। लेकिन इलियास जी, उस समय आपको सोचना असल चाहिए था वादा कि अगर यही आप था। स्कूल जो बनाने का वायदा कर रहे हैं उसमें केंद्र की सहमति जरूरी है, और आपको पूरी तरह से पता था कि टकराव होगा। लेकिन ऐसे में इतने बड़े वायदे आपने किए, तो उस समय आपको नहीं पता था कि वायदे करना बड़ा मुश्किल होगा, पूरा करना? मैं नहीं समझता कि केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, हाँ, स्कूल बनाने में या कॉलेज बनाने में हाँ, वो क्यों बाधा डालेगी। हाँ, मैं कहता हूं किसी की भी सरकार हो, वो बाधा तो मैं नहीं समझता कि बाधा डालेगी। चलिए इलियास जी, आप हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद जी हैं। खेमचंद जी, सबसे पहले तो मैं माननीय इलियास जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी वो माननीय प्राइम मिनिस्टर का नाम लें तो या तो पीछे जी लगा लें या माननीय लगाएं, क्योंकि उनका सीधा नाम ले। चलिए, ये संवैधानिक वजह जी। हाँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक भी काम 2 महीने में आपकी सरकार ने क्यों आप गिना दें, क्योंकि जो आपने बिजली और पानी के जो रेट कम किए हैं वो सब्सिडी से किए, और आपने सब्सिडी से रेट कम करने का वादा नहीं किया था। आपने कहा था कि करप्शन कम करके हम बिजली के रेट कम करेंगे। आपने करप्शन कितना कम किया, कितना आप बिजली के रेट कम कर रहे हो, बल्कि चर्चा तो ये है कि आप बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे हो। दूसरी तरफ आपने पानी की समस्या, जो मूलभूत समस्या थी दिल्ली की, आपने कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, कितने और एरियाओं में आपने पानी की पाइपलाइनें डाली, आपने कितना पानी की क्वालिटी को बेटर करने के लिए काम किया।
आपको ये भी एक काम देना ही है। आपका तीसरा था एक एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन में आप ऐसा काम करोगे जो रिश्वतखोरी प्राइवेट स्कूल्स में चलती है आप उसको रोकोगे। हाँ। वो आज भी धड़ल्ले से चल रही है। आप सरकारी स्कूल्स की जो पोजीशन है उसको बेटर करोगे, लेकिन पोजीशन तो और खराब होगी। जो 17,000 वहां पे जो टीचर्स हैं वो बेचारे अपनी जॉब के लिए रात दिन परेशान है। वो एक हफ्ते से हड़ताल पे हैं और आपके जो डिप्टी नहीं, वो बेचारे वो कहते हैं चलिए, जवाब ले लेते हैं। इलियास जी जवाब दीजिए। समझ नहीं पाए। खेमचंद जी का जवाब दे दें। इलियास जी आप जवाब दे दें, इसके बाद हम दूसरे गेस्ट के पास वो चलेंगे। ये नहीं अब समझ पाए हैं हाँ कि 2 महीने में जी, सारे टीचरों को अस्थायी नहीं किया जा सकता हाँ और न सारे सरकारी कर्मचारियों को जो अस्थायी थे सर ये या जो नीति का ठेके सवाल पर है। थे। आपने बोला था हम करेंगे, आपने बोला था हम क्यों- करेंगे। कांग्रेस बोले सरकार ने जी, कांग्रेस सरकार ने बंधुआ हाँ मजदूर बना के रखा था। अच्छा, यहाँ तक कि सेंट्रल सेक्रेटरीट तक में बंधुआ मजदूर हैं। हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बंधुआ मजदूर के बराबर मानता चलिए, हूँ। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, इसलिए हम कि उनसे उन- सवाल करते हैं। दुष्यंत जी, आपने देखिए, बंधुआ उनकी- बना के रखा सुन था लीजिए। मजदूरों को, ये बड़ा आरोप इलियास से आदमी बंधुआ मजदूर इलियास जी सुन लीजिए, कॉन- कांग्रेस की सफाई कॉन्ट्रैक्ट सुनिए, लेबर- कांग्रेस का जवाब सुनिए। आप बंधुआ बना के रखे थे इसके पहले आपके जो कर्मचारी थे? इलियास जी, हाँ। आप 2 बार बोले और आपने जो बातें कही, बात बहुत अच्छी कही। हमारे सरकार के टाइम में 15 साल हमने दिल्ली में सेवा का काम किया और हमने दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदेश बनाया। हमने जो कॉन्टेक्ट पे लोग लेबरों के रखे, आप बल जरा पर। सुन लीजिए, मैं आप जब बोलेंगे मैं बोलूंगा नहीं। शायद मतलब कोई इंटरवीन नहीं करूंगा मैं, आपको पूरा मौका मिलेगा, डेमोक्रेसी है। दुष्यंत जी अपनी बात कहें आप। आपने जो हमने लोग कांटेक्ट पे रखे, हमारी जो स्थिति थी सरकार की, हमने उस सरकार के हमारे वित्तीय स्रोतों के आधार से हमने उन लोगों को रखा। हमने भी रोजगार दिया, हमने यही कह के दिया कि हम रोजगार आपको दे रहे हैं। आपने उसको बंधुआ मजदूर कहा और आपने कहा आपको किसी ने बाध्य नहीं किया, आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उस मैनिफेस्टो में आपने कहा हम 3 लाख टॉयलेट बनाएंगे, हम 500 स्कूल बनाएंगे, हम 20 कॉलेज बनाएंगे, हम क्या नाम दिल्ली को वाईफाई देंगे, सीसीटीवी कैमरा देंगे, जन लोकपाल बिल देंगे जो आज आपके एजेंडे में ही नहीं है, आपके उसमें नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा बिल्कुल देंगे एजेंडे में जो है, आपके जो एजेंडे में ही बिल बन नहीं रहा है। है। बिजली पानी के दाम आपने कहा एजेंडे में सीधे है, तौर से तैयार खत्म हो कर रहा है। देंगे, आधे करेंगे और पानी के दाम खत्म कर देंगे। उस तरह के आपने झुग्गी झोपड़ी की जगह 5 लाख हम मकान भी देंगे। ये बात आपने जो कही अपनी मैनिफेस्टो में कही, आपको किसी ने बाध्य नहीं किया। किसी भी दूसरे दल ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई और दल, उसने आपको बाध्य नहीं किया। आपने खुद वादा किया एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 49 डेज सरकार चलाए और सरकार में पार्लियामेंट की दीवार से बैठ जाए, देश के गणतंत्र दिवस को चुनौती दे और खुद बोले कि हाँ मैं अराजक हूं, मैं अराजकता करता हूं। और उसके बाद ये कब बोले अवसरवादी दिया हो कि गए। मैं सुन लीजिए अराजक जरा बात सुनिए, आप बहुत बोल गए। अवसरवादिता का साथ लेके और छलांग लगा के प्रदेश की चुनी हुई सरकार को छोड़ के चला जाए, जिसको उसको आउट ऑफ टर्न जाके हमने मौका दिया सरकार चलाने का बिना शर्त। उसके बाद दिल्ली की जनता ने फिर विश्वास किया, उसने फिर वादा किया, उसने फिर यह कहा कि हम ना बीजेपी हैं, ना हम कांग्रेस हैं, ना बसपा है, ना हम ये कुछ, हम बिल्कुल अलग हैं। और मैं वादा करता हूं आपसे, मैं दिल्ली में सरकार चला के आपको दूंगा। और दिल्ली ने चलिए। आउट राइटली हाँ। आपको बिल्कुल अलग मैंडेट दिया। आउट ऑफ 70 यू हैव गॉट 67 एमएलए, हाँ। जिसमें मतलब अपोजिशन ही खत्म हो गया। बिल्कुल। उसके बाद आज अगर कोई मुख्यमंत्री 2.5 महीने के बाद अगर वो ये कहता है 40% भी हो जाए तो ठीक है, यानी उस मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है। बिल्कुल, वो ये मुख्यमंत्री अब हम सवाल संवेदनशील नहीं पुष्परंजन जी से करेंगे। है, उसका पुष्परंजन जी। कोई कमिटमेंट नहीं है, बिल्कुल। कोई वादा उसका देश की प्रदेश की जनता के साथ चर्चा नहीं को है। आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पुष्परंजन जी है। पुष्परंजन जी, जिस तरीके से तमाम जो वायदे के केजरीवाल की आरोप की राजनीति रही है, उनका यह है कि मैं ईमानदार हूं, बाकी सब यहां पर चोर हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, आपको याद होगा जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हंसी उड़ाई थी कि अरे इन लोगों ने अपना घोषणा पत्र भी नहीं दिया, हमने दिया है, अब बड़े वायदे किए हैं। और जब उनसे पूछा गया कैसे पूरा करोगे, तो हमने सर्वे करवा रखा है। और अब इस बात से मुकरना कि भैया हम तो सिर्फ 40-50% कर पाएंगे, उसमें भी संशय है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी की तो मैं बड़ी तारीफ करूंगा आज जिस तरह से कल बयान दिया हाँ, कि उन्होंने कि 40% या 50%, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकेंगे वादे को पूरा। यानी उनको 2 महीने के भीतर ही ज़मीनी हकीकत का पता चल गया जी, कि वो कहाँ तक क्या कर पाएंगे। अच्छा हुआ, मुझे अफसोस नहीं इस बात का कि मैंने किसी दल को वोट नहीं देके नोटा पे मैंने बटन दबाया था। हाँ,
तो मुझे उस क्षण का अफसोस नहीं है कि बड़ा अच्छा मैंने निर्णय लिया था। हाँ। और इस तरह के लोग जब राजनीति में आएंगे तो नोटा पे बटन दबाने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनसे किसी ने पूछा नहीं था केजरीवाल जी से कि आप अभी वायदे जितने करके आप मैंडेट लेके आए कितना पूरा करेंगे नहीं करेंगे। स्वयं कहा उन्होंने कि हम 40 से 50% तक कर पाएंगे। कौन से वादे वो पूरा कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे, ये भी उनको जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने कम से कम स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम 50% में कौन से ऐसे वायदे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा और कौन से हैं उसकी संभावनाएं बनती हैं, जिसकी आशा लोग 5 साल केजरीवाल के उस चमकदार गाने और बड़े लुभावने गाने पर 5 साल केजरीवाल का गाना इतना मस्त गाना था कि मतदाता अपना होश खो बैठा। ये गाना मस्त था, लेकिन अब जो जिस तरीके से मस्त वादे भी किए गए, अब उस मस्त वादे मतलब उसमें लोग होश खो बैठे थे। अब जो वायदे हैं उस पे अब जो सरकार काम कर रही है वो मस्त नहीं दिख रही है। अच्छा, इस पर केजरीवाल के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची है। विरोधी केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं और इस मुद्दे पर संवाददाता रमाकांत सिंह ने बीजेपी के नेता हरीश खुराना से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 5 साल में वो सभी वायदे पूरे नहीं करेंगे, वहीं आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप में मचे इस घमासान और केजरीवाल की इस वादा खिलाफी पर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी। खुराना जी, क्या कहेंगे? एक तरफ सीएम साहब कह रहे हैं भैया वायदे तो हमने करे थे लेकिन में पूरे करना मुश्किल है, उधर जो 4 धुरंधर थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या चल रहा है ये आम आदमी पार्टी? लोकतंत्र के अंदर चुनावी घोषणा पत्र एक पवित्र ग्रंथ की तरह होता है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है। और उसी पवित्र ग्रंथ क्यों जारी नहीं किया चुनावी उसमें? उस पर भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया और अभी 3 महीने भी नहीं पूरे हुए। अरविंद केजरीवाल ने कल एक कार्यक्रम, और कार्यक्रम में सिविल सर्वेंट लोग थे, IAS लोग थे, उस कार्यक्रम में ये कहना कि 5 साल के कार्यकाल में मैं 40% वादे पूरे कर पाऊंगा, ये दिखाता है कि वो दिल्ली की जनता के साथ वो किस तरह की वादा खिलाफी कर रहे हैं, किस तरह के दिल्ली के साथ वो धोखा करेंगे। उन्होंने पहले ही बता दिया और दिल्ली की जनता से पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से पहले कह दिया कि तैयार रहे, मैं माफी मांगने के लिए फिर तैयार हूं। तो ये उसकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। जो उन्होंने 70 वादे की वो जानना चाहती है से वो 40% वादे पूरे करेंगे और कौन से वो 60% वादे पूरे नहीं करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मानना है, वो जब 1 साल होगा, जब पूरा होगा, 1 साल होते होते वो कहेंगे मैं तो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया, मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिला, तमाम तरीके के बहाने वो तलाशना शुरू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा करेंगे और जो कर रहे हैं उसको सड़क से लेके संसद तक जहां भी हम आवाज उठा सकेंगे उठाएंगे। दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ है। दूसरी तरफ जो घमासान मचा है कि 4 उनके जो आवाज उठाने वाले लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ खास बोलना नहीं है क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन बातें बहुत स्पष्ट है। जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती आ रही थी अरविंद केजरीवाल के पे, उनके झूठ बोलने के, हर बात के ऊपर झूठ बोलना, उनके साथ जो चौकड़ी थी, जिस तरह के बयान देते थे, जिस प्रकार की हिटलरशाही वो अपनाते थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से उठाती आई। तो ये 4 जो लोग इनको जो निकाला है उस पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना। लेकिन कम से कम ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं अपनी पार्टी से कि जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं उसका जवाब तो कम से कम वो दें पब्लिकली कि ये जवाब गलत है, सही है। उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो वो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो सृजन हुआ था एक नई पार्टी के रूप में लोगों की उम्मीदों पे, कहीं ना कहीं वो उसको जो एक उम्मीद थी वो टूटी है और कहीं मोह भंग हुआ है दिल्ली की जनता का भी। लेकिन चूंकि अब 5 साल का उनको बहुमत मिला है, अब दिल्ली की जनता समझने पर इसका जवाब तो निश्चित तौर पे देगी, चाहे वो MCD के चुनाव हो, चाहे वो जब भी चुनाव होंगे। इतना तय है कि इस बार दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। दिल्ली की जनता बहुत ही बुद्धिमान जनता है। हमारे भाजपाई दोस्त एक सवाल का जवाब दे दें। ये थे
दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जो बता रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी में जो घमासान मचा है और केजरीवाल ने जिस तरह से वायदा खिलाफी की है, इन सब को दिल्ली की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी भी चुप रहने वाली नहीं है। बीजेपी जहां मौका सड़क से संसद तक इस मामले को जनता तक लेके जाएगी और जहां भी मौका मिलेगा इन केजरीवाल की खिलाफी और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा दिल्ली की जनता तक जरूर पहुंचाएगी। दिल्ली से कैमरामैन प्रशांत के साथ सिंह, चैनल 1 न्यूज। इलियास जी, आपने खुराना जी को सुना, वो साफ कर रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। उनसे ये पूछता हूं कि इसी चैनल पर बता दें अच्छा कि 15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में कब तक पहुंचाएंगे? जो नरेंद्र मोदी हमारे साथ खेमचंद जी है, खेमचंद जी है बीजेपी से, हम पूछते हैं। दिल्ली की बात हो रही खेमचंद जी, है, आपके ही सीनियर साथियों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हमने इलेक्शन में उठाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनता को हम पूरी तरीके से समझा नहीं पाए कि आपने जो 2 करोड़ का एक झुग्गी झोंपड़ी से 2 करोड़ का जो आपने अनुदान लिया, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। ये आपके सीनियर सदस्यों ने बताया। दूसरा, जो पेड़ पत्रकारिता जो आपके बहुत ही सीनियर नेता ने की, उसका भी जवाब आपने आज तक नहीं दिया। तीसरा, आपने जो लंबे चौड़े जो वादे किए थे, उसमें एक भी वादे पे क्या एक्शन आपने 2-2.5 महीने में किया, वो शेयर नहीं किया। आप हमारी नहीं खेमचंद जी, ये तो आरोप के ऊपर प्रत्यारोप हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इलियास जी का जो सवाल है, आप देखिए जो काले धन पे हमने पार्लियामेंट में बिल भी ला दिया, वहां पे हमने ठीक। अभी हम दिल्ली पे हैं, अरे बिल हमने नहीं वादा किया था, 15 लाख रुपए खाते में पहुंचाने का वादा किया। इलियास जी, सवाल ये उठता है कि जब आप 49 दिन की सरकार छोड़ के भागे थे, इसके बाद आपने कहा कि अगर 5 साल के लिए जनता मौका दे तो वो 5 साल में सारे वादे पूरे करेंगे। अब आपको प्रचंड बहुमत मिला है, 5 साल का मौका दिया है, 5 साल में सारे वादे पूरे करिए, लीजिए जितना समय लेना हो। अरे आप अपने गरीबान में झांक के देखिए। अब आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 40% ही कर पाएंगे। आखिर फिर कैसे जनता आप पे भरोसा करें? आपको तो पूरा बहुमत दिया, जिसका मतलब जनता ठगी है। एक जवाब जल्दी दीजिए। आप पर कैसे भरोसा करें? आपने तो कैश 15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में पहुंचाने का वादा किया। नहीं इलियास जी, ये तो फिर आरोप प्रत्यारोप है क्या? आपने तो कहा हम बीजेपी से हट गए। आरोप प्रत्यारोप नहीं है। नहीं खेमचंद जी, आप हमसे नहीं इलियास जी, सवाल ये है कि आप बीजेपी और कांग्रेस से हट के हैं, एक अलग नई तरह की राजनीति लेके आए थे। आप भी वही बात करोगे तो आप में अगले में अंतर क्या रहेगा? इलियास जी साहब, अब सीधा मान लो, मैं कह रहा हूं कि बोले तो सूप बोले, छलनी क्या बोले जिसमें बात पर छेद। आपने इतना बड़ा प्रलोभन दिया था, आज तक किसी सरकार ने नहीं इलियास जी, आप मुद्दे पे आए। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो तो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस है, बीजेपी है, लोग ठीक है, आप भ्रष्ट पार्टी हैं, लेकिन आप तो ईमानदार हो, आप वादा कब पूरा करोगे? प्रलोभन आपने हर परिवार को देके वोट लिया था। इलियास जी साहब, आप अगर वादों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप इसलिए भ्रष्टाचार करना चाहते हैं कि दूसरी पार्टियों को आपने भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया, आपने क्योंकि आपने आपको सबसे अलग प्रस्तुत किया था, इसलिए आपका धर्म बनता है कि आप अपनी बात को रखें। आप ये बताएं कि आपने 2 महीने के भीतर 2.5 महीने में ये कैसे जान लिया कि आप 40-50% वादे पूरे कर पाए? तो ठीक है, मतलब उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको 67 MLAs मिले हैं आउट ऑफ 70। अब आपको किसी तरफ देखना नहीं है, आपने सवाल बहुत है, जवाब दीजिए। कोशिश हो रही है और बाकी सारे वादों पर कुछ न कुछ काम शुरू हुआ है। क्या काम? तो या तो आपकी बात गलत है या आपके मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 40 से 50% कर पाएंगे। यहाँ पे ठीक है जी। दुष्यंत जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम ये चर्चा करेंगे कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आदमी पार्टी ने कहा था कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है, ये हमारे लिए बाइबिल है, ये हमारे लिए गीता है, ये हमारे लिए कुरान है, और इसकी कसम खाकर हम कहते हैं जो भी हम वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। आखिर ऐसा 3 महीने में क्या हो गया कि वो वादे पूरा करने से घबरा रहे हैं? बोले हम 40% कर पाएंगे। अच्छा, 40% में करेंगे भी, कौन से वादे पहले करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं पे क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या हुआ है आपका वादा जो अब 3 महीने में आप बोल रहे हो भैया हम तो उसको पूरा कर ही नहीं पाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी बने हुए। पुष्परंजन जी, जिस तरीके से अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, 3 महीने में उन्होंने कह दिया कि हमसे वादा पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन आपको वो बातें याद होगी जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि ये हमारे लिए बाइबिल है, कुरान है, गीता है और इसमें हम जो भी वायदे कर रहे हैं उसको हम 5 साल में पूरा करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, बीजेपी ने किया, लेकिन अब तो सब कुछ मिल गया भैया, 67 सीट मिल गई आपको, 5 साल का मौका मिल गया, फिर अब क्यों मुकर रहे हैं? देखिए, आपको किसी राजनीतिक पार्टी के चरित्र पर, उसके डीएनए पर ध्यान देना चाहिए जी। डीएनए यानी कि कब से उसके रक्त में, मांस मज्जे में कितना ताकत है समस्याओं को झेलने के लिए जी। इनके डीएनए में भगोड़ापन बहुत ज्यादा है। कई ऐसे मौके आए जिसमें कि ये लोग समस्याओं का सामना नहीं करके भाग खड़े हुए। हाँ। अब जब सारा कुछ मिला मैंडेट इनको, तब भी भागने का जो चरित्र है, फेस नहीं करने का जो चरित्र है, वो इनके डीएनए में है। तो जनता को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने वक्त दे दिया। हाँ। इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जनता को भी। बिल्कुल। और एक और 2-3 चीजें हैं, मैं उसको थोड़ा दूसरे चश्मे से देखता हूँ जी। केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है उसमें ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस जहां जहां शासन में है उनके लिए भी है। हाँ। बीजेपी के लिए ट्रैप बहुत बड़ा इसलिए है कि उन्होंने एक ऐसा जाल फेंका इस बार जी। ये अनजाने में भी हो सकता है, समझदारी से भी हो सकता है कि ये अभी सरकार में आए जुम्मा कुछ दिन हुआ जी। और उसमें ये साफ साफ कर रहे हैं कि हम 40% से ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे 5 साल में। हाँ। तो जनता फिर मोदी सरकार से भी अपेक्षा करेगी कि आप कितना वादा पूरा कर पाएंगे 5 साल में। अब आप बताइए। ये ट्रैप है जो मुझे लग रहा है। हाँ। इस ट्रैप में इनको फंसाएंगे लोग, मीडिया वाले भी फंसाएंगे, जनता भी फंसाएगी। एक दूसरा, जो मैं दूसरे सिक्के के पहलू की तरफ, जो सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ जो देख रहा हूँ, वो ये है कि केजरीवाल ने उस पेड़ पे बैठ के उसी की शाख को काट दिया है। हाँ। कि इनको कभी भी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय विकास शायद ना हो, इसलिए कि लोग कहें कि दिल्ली में ही ये जब इस तरह से मुकर गए, तो इस आदमी को हम राष्ट्रीय स्तर पे कैसे इस पार्टी को आने देंगे। बिल्कुल। जो जिस पार्टी का नेता कहता है कि हम चुनाव जीतने के और मैंडेट आने के 2-3 महीने के बाद ये बयान देता है कि हम 40% से कर पाएंगे। यानी ये पार्टी का भी विस्तार एक तरह से रुक जाएगा, ठहर जाएगी चीजें। हाँ। ये पहलू बिल्कुल। इलियास जी, यही सवाल हमारा भी है। जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो उसमें बहुत उत्साह में आप लोग थे, गीता कुरान बाइबिल की बात कर रहे थे, हमारे लिए गीता कुरान बाइबिल है और जो इसमें कह दिया, जो हमने शपथ ले ली उसको पूरा करेंगे और 5 साल में पूरा करेंगे। जनता ने आपकी बात मानी, आपको पूरा मैंडेट दिया, 5 साल का समय दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं भैया हम 5 साल में नहीं कर पाएंगे। आखिर क्यों यू टर्न क्यों ले रहे हैं आप? अभी तक तो आप मोदी को बोलते थे मोदी यू टर्न ले रहे हैं, आप भी यू टर्न ले रहे हो। वो सारे वादे पूरे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने 15 साल में, जैसे सरकारी मुलाजिमों का नौकरियों को पक्का करने का मामला है। अच्छा। एक तरफ तो हम बंधुआ मजदूरों को पकड़ पकड़ के छुड़ा रहे थे। हाँ। आप मुद्दे पे आ नहीं रहे हो, आप भटक जा रहे हो, आप फिर भी बंधुआ मजदूर। सवाल ये है कि आखिर जब आपको जनता ने, दिल्ली की जनता ने पूरा बहुमत दे दिया, आप काम करो ना। फिर आप कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, उससे क्या मतलब? आप हट के पार्टी हो, आपको हमने बड़ी उम्मीद से वोट दिया था। मतलब ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के चैनल पर। मतलब है, मतलब ये है कि कांग्रेस ने पूरा सेंट्रल सेक्रेटरीट बंधुआ मजदूरों से भर दिया है। अच्छा। टेम्परेरी के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, और भ्रष्टाचार इस तरह किया है कि विभागों के सेक्रेटरियों के रिश्तेदार अच्छा बंधुआ मजदूरों के कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। नेताओं के रिश्तेदार बंधुआ मजदूरों के कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं। किसी के पास 50 मजदूर हैं, किसी के पास 100। अच्छा। वो उनकी तनख्वाह में से परसेंटेज लेते हैं। हाँ। अब बताइए कि सबको एक साथ परमानेंट करने कि कोई तो ये चीजें सर, जब आप वादे कर रहे थे, जब आप वादा कर रहे थे, तब आपको ये चीज का नहीं वोट दिया है आपको। जब आप वादे कर रहे थे तो यही बंधुआ मजदूर बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिए थे कि भैया आम आदमी पार्टी आएगी, हमको परमानेंट करेंगे। और शिक्षक लगातार आपके ऊपर, आपके घर पे धरना कर रहे हैं, आप लाठीचार्ज मार रहे हैं। छोटा सा सवाल है सरकारी। इलियास जी, शिक्षक अभी गेस्ट टीचर आपके घर पे, मुख्यमंत्री घर पे गए थे, लाठीचार्ज करवा दिया आपने। अब पता लगा बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिया था इन लोगों ने। दिल्ली सरकार में 80%
जो सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वो टीचर हो, हाँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, हाँ, 80% तो बंधुआ मजदूर हैं। अब उनको सबको अचानक एकदम से सारे टीचरों को, चलिए ठीक है, आप उसको यासी साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 2 महीने में आप अपमान कर रहे हैं टीचरों का। सुनिए, बंधुआ मजदूर कह के पढ़े लिखे लोगों का अपमान कर रहे हैं आप लोग। मैं बहुत गलत बात है, माफी मांगिए इस समय। उनको कोई टीचर बंधुआ मजदूर नहीं होता है, हम सब बड़े हुए टीचर की वजह से ही। देखिए, टीचर नहीं है, हाँ, टीचर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। क्या बात कर रहे हैं गेस्ट आप? टीचर को आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोल रहे हैं, बंधुआ मजदूर बोल रहे हैं। ये है आपकी सोच। बदल गए आप सत्ता में आते ही, एक सत्ता में आते ही आप बदल गए। आप ऐसे नहीं थे। एक सेकंड मुझसे बुनियादी मुद्दा है, संबंध है इस बात से। जिस विभाग में आप बुनियादी चले मुद्दा जाइए, है। जिस सेक्शन में, इलियासी सब साहब, में आपको मिल जाएंगे इलियासी साहब, छोटा सा सवाल है। बीजेपी के बहुत जी हमारे साथ है, सुनिए आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि 15 साल में कांग्रेस ने बंधुआ मजदूरों की फौज खड़ी कर दी और आपने वादा किया था कि हम उन बंधुआ मजदूरों को परमानेंट करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछले एक हफ्ते से जो टीचर आंदोलन कर रहे हैं वो परमानेंट के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं अभी। वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारा जो रिन्यूअल होना चाहिए, जो उनका रिन्यूअल होता है ईयरली, वो आप गारंटी कर दो, सिर्फ रिन्यूअल गारंटी कर दो। मैं आज आपको इस नेशनल चैनल पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी उन 17,000 परमानेंट नहीं, इलियासी साहब सुन लीजिए, क्या सिर्फ और सिर्फ उनको उनका जो टर्म जो रिन्यू होता है, क्या 17,000 टीचर की टर्म को आप रिन्यू करने का वायदा करते हो? अगर आपकी सरकार रिन्यू करने का नहीं बल्कि तो परमानेंट क्या आप करने मेरे साथ खड़े होके केजरीवाल के प्रति धरना दोगे? और इसमें एक सवाल मेरा भी सवाल है, आप उन बंधुआ मजदूर जो आप कह रहे हो उनके हक में को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। यदि खड़े होते हो तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ। इसका हम अगर जवाब नहीं खड़े होते सवाल तो मैं आपको भी आम आदमी पार्टी में मैं पूरी कोशिश से खड़ा हूँगा जी। खेमचंद जी, और मैं पार्लियामेंट में भी हाँ, बार बार इनको बंधुआ मजदूर कहता रहा हूँ कि बंधुआ मजदूर हैं। सर, आप जिन्होंने आपको वोट दिया, पार्लियामेंट में मैं उठाता रहा हूँ, ये शर्मनाक है भारत सरकार के लिए। पढ़े हुए हैं उसके सचिवालय के सेक्शनों में इलियास जी, आपने जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तनख्वाह सरकार दे रही है, उसमें ज्यादा हिस्सा, बड़ा बुनियादी सवाल, आधा हिस्सा नेताओं के राजनीति को सुधारने आए थे और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कंट्रैक्टर है उस तनख्वाह में से खा रहे हैं। जी, आप तो ऐसे नहीं थे। इलियास जी, बात सुन लें। मैं पार्लियामेंट में बार बार आप तो बुजुर्ग आदमी, इलियास जी, आप तो ऐसे नहीं थे। आप हमारे गेस्ट शिक्षकों को गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ, आप उनको बंधुआ मजदूर बोल रहे हो। ये सत्ता में आने का सत्ता नहीं, मैं उनको किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जितने भी गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो, आप जरा सुनिए इलियास जी, मुलाजिम हैं, इलियास जी जरा सुनिए, आप बुजुर्ग लेबर हैं, उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा सब हो रहा है। देखिए, भारतीय संस्कृति बहुत और ये कांग्रेस ने शुरुआत की सुनिए है। कांग्रेस सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपको बहुत देर से सुन रहे हैं, इंटरव्यू नहीं किए हैं, जरा सुनिए, परमानेंट करके सबको सरकारी मुलाजिम को सुनिए ना। आप टाइम लगेगा इसलिए कि उसके लिए संसाधन जुटाने में टाइम लगेगा। जो मार्गदर्शक हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो गुरु हैं, और गुरु शिष्य की परंपरा जो देश में आज से नहीं है, सदियों से है, जिसमें यह कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है, जिसको आप बंधुआ मजदूर कह रहे हैं, जिसको आप डेली बेसिस पे गुरु कहाँ है से देख रहे हैं, कॉन्टेक्ट पर रखा था, गुरु कहाँ आप जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द बहुत बनाने वाले हैं, उनको गुरु बना के छोड़ेंगे। शिक्षकों से क्षमा मांगनी चाहिए। आप बुजुर्ग थे, मैं इसलिए आपसे सवाल नहीं कर रहा था, आपको माफी मांगनी चाहिए इस चैनल के माध्यम से जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ, आपकी पार्टी ने किया, मैं गुरु को गुरु बनाना चाहता हूँ, दूसरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। और आज अगर आप करने में सक्षम नहीं है तो ये गलती आपकी है, आपकी पार्टी की गलती है। और सबसे ज्यादा हम बयान हम आपके गुरु को गुरु का दर्जा देने की पूरा कोशिश करेंगे और जल्द आप जैसे प्रवक्ता उन बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। बिल्कुल।
चलिए, ये तो एक अलग ही बात कर दे पुष्परंजन जी, जिस तरीके से आज इन्होंने सत्ता का नशा, इसको कहेंगे कि अब जो भी ये भी इनके वोटर थे, बड़ी उम्मीद से इनको वोट दिया था, उनको बंधुआ मजदूर बोल दिया। ये चरित्र इलियास जी, अब सुनिए, इलियास जी आप सुनिए, पुष्परंजन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत गलत बात है। इलियास जी आप सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ है। पुष्परंजन सर, जिस तरीके से अब ये शब्द आप सुन रहे हैं, ये सत्ता का नशा नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नशा है। इनके जितने ही प्रवक्ता हैं, अभी आशुतोष की आपके चैनल पर आने पहले सुन रहा था जी, वो भी सबको सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि भाई ये जो खेतान का और प्रशांत भूषण की लड़ाई जो चल रही है, उसमें उन्होंने कहा कि वो एकदम ईमानदार हैं, मैं जानता हूं उनको कई सालों से। यानी जिसको जानते हैं, जिसको सर्टिफिकेट दे दिया वो ईमानदार है। जिस दल जमात को इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया वो साफ सुथरा है, जिसको नहीं दिया वो बेईमान है। ये कई ऐसे मामले में आपस में ये लोग इस तरह से टकरा रहे हैं और सारी चीजों, जब ये इतने बेईमान थे तो 1 करोड़ रुपया जब लिया उन्होंने, क्यों लिया? उसे वापिस कर दें फिर। इन्हें कायदे से प्रशांत भूषण, शांति भूषण को वापस करना चाहिए कि लीजिए साहब, आपकी बेईमानी का पैसा हम नहीं लेंगे। यदि आपको सुधारना है तो उस लेवल पे आके सुधारिए फिर। जिन जिन बेईमान लोगों का, तथाकथित बेईमान लोग जिनको आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके पैसे आप वापस कर दो। आप कहां इस तरह का मोर्चा खोल चुके अपनी पार्टी में ही, पार्टी से बाहर भी। ये एक अलग इशू था। आज इस पे हम लोग बहस कर रहे हैं। आप जनता को साफ साफ बता दिए कि हम 40%, आपने पहले अपने मैंडेट में क्यों नहीं लिख दिया? आपने जब मैनिफेस्टो दिया उस समय कर देते कि हम आपको इतने ही एक छोटा सा स्टार लगा देते, जैसे कंपनियां करती हैं। तो आप भी एक छोटा सा उसमें स्टार लगा देते कि आपके ये वायदे जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन अप्लाई एक छोटा सा स्टार आप लगा दीजिए। जब छूट देते हैं तो कहते हैं अप टू। जनता को चाहिए था, अब नोटा नहीं, अब जनता को चाहिए था कि अगर आप वायदे पूरे नहीं करेंगे 80% या 70% या 90%, आपको वापिस किया जाएगा। आपकी वापसी राइट। खेमचंद जी, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता अब ठगी महसूस हो रही है? और जिस हिसाब से आज ये दो चीजें हैं। एक तो मैं सबसे पहले इलियास साहब से पूछना चाहूंगा, फिर से पूछना चाहूंगा, क्या वो 17,000 टीचर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे? अगर केजरीवाल नहीं करते, क्या वो हमारे साथ खड़े होके उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल। इलियासी साहब जवाब दे दें। ये बीजेपी के नेता है, खेमचंद जी सवाल किया आपसे। क्या 17,000 टीचर के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू, परमानेंट छोड़ दो, परमानेंट छोड़ दो? सर सुन लीजिए, जितने टेम्परेरी सरकारी नौकर हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी सचिवालय के मुलाजिम हो, या किसी भी मामले में हो, सफाई कर्मचारी हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पर या टेम्परेरी बेसिस पर रखे गए थे, किसी एक को भी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने मुख्यमंत्री से बोलिए कि 17,000 टीचर के लिए उनका रिन्यू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। अभी बात बोले नहीं, बात बहुत लंबी खींचे, बात इनकी बात समझ में आ गई, ये उनके फेवर में है। नोटिफिकेशन उतना जारी होगा, धन्यवाद देता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने मुख्यमंत्री से बात करें और मुख्यमंत्री को बोले पूरी बात सुन लेते हैं और क्या कहा जाए, वो उस पे आएंगे, 17,000 पे आएंगे, बात करें, नोटिफिकेशन जारी करें। तो नोटिफिकेशन वो जारी नहीं कर रहे हैं। इलियास जी अपनी बात रखें आप। देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये होता है कि वो रेगुलाइज हो गए। रेगुलाइज नोटिफिकेशन कमिटमेंट कर रहे हैं। कमिटमेंट आप अपनी बात रखिए सर। देखिए, रेगुलाइज होने का मतलब ये होता है कि उसी दिन हो गया। रेगुलाइज होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो परमानेंट सरकारी मुलाजिम के लिए लाजमी है, टेम्परेरी के लिए या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए नहीं है। अच्छा, तो उतना पैसा जो हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह कम करके जो फंड बढ़ेगा राज्य सरकार के पास। चलिए सर, अब कुछ जो दूसरे वायदे थे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपने फ्री वाईफाई करते जाएंगे, स्कूल और कॉलेज खुलवाने की बात की। इलियास जी, अब हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कदम आगे बढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज फ्री वाईफाई की बात आपने किया था, उसमें जो आपने वायदा किया था, आपके जहन में बात नहीं थी कि फ्री वाईफाई अभी 2 महीना पूछना चाहूंगा कि 2 महीना हुआ, मैं पहले ही कह चुका हूँ करके कितना पैसा बचा जो पैमाना था। इलियास जी, सवाल इसलिए हो रहा है कि आपने,
इलियासी सवाल इसलिए हम पूछ रहे अभी हैं 2 महीना क्योंकि हुआ चुनाव है। से पहले आपने कहा कि हमारे पास एक पूरा रोड मैप है कि हम इसको ऐसे कम कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। तो फ्री वाईफाई का जो मामला है, रोड मैप है, लेकिन रोड मैप के लिए वाईफाई पैसा क्यों भी नहीं अभी चाहिए तक ना। फ्री हो पाया? 3 महीना हो गया। वाईफाई के लिए 2 महीने के बाद काम शुरू होगा। पहले से आप पलट गए, इसके बाद 40%। अच्छा ठीक है, वाईफाई, स्कूल कॉलेज बनवाने की बात की जा रही है। 20 कॉलेज खोलेंगे आप और 500 नए स्कूल खोलेंगे सरकारी। कैसे खोलेंगे, कब तक खोलेगा, इसका कुछ बिल्कुल कोई खोलेंगे। भूमिका? नहीं, वो बिल्कुल खुलेगा। हाँ, कब खुलेगा सर? 500 स्कूल का मतलब होता है हर महीने 8 स्कूल खोलना। बिल्कुल। 2 महीने में कोई कोई स्कूल एक खोला ब्लूप्रिंट नहीं। तैयार हुआ है कि भाई हमको पहले ये 2 खोलना है। महीना तो अभी समझने में लगता है। अरे सर 5 साल तो आपको समझने में मैं निकल जाएंगे पार्लियामेंट ऐसे। में पहली बार आया था तो 3 महीने में मैं एक लफ्ज नहीं बोल पाया। हाँ और उसके बाद मैंने जब बोलना शुरू किया, जब समझ लिया पूरी तरह, हाँ। तो सबसे ज्यादा बोलने वालों में मेरी गिनती हो गई। अभी बेचारे 2 महीना में तो जो मान लो अरविंद पहले रह चुके हैं, मनीष रह चुके हैं, बाकी लोग तो नए हैं जी। उनको तो सचिवालय की गैलरी समझने में 2 महीना लग जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, एक सवाल काम हो रहा है। एक सवाल हम ले लेते हैं सर। सवाल खड़ा कर रहे हैं अपनी सर, सरकार पे। बिल्कुल। वो सक्षम नहीं है उसके मंत्री। आपने बड़ा सवाल है, लोगों को आपको अपने ऐसे नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं मंत्री है। बना के प्रदेश की जनता के ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट किया आपने? आपने एक ऐसी बात कोई कही। एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अरे आप ही तो कह रहे हैं, इलियासी आप ही ने कहा है कि उनको गलियारे का तब मार गैलरी नहीं, 2 महीने में गैलरी का पता नहीं है। अरे कह रहा हूं कि 2 महीने में तो आदमी को अपने दफ्तर डिलीवर क्या का करेंगे? याद होता है। यही डिलीवर आप करेंगे अभी जब 2 मुख्यमंत्री महीने में 2.5 सारा महीने के हिसाब अंदर ये मांगे भाषण 5 देंगे साल कि का। 40-50% वो भी आने वाले 5 साल का। हाँ नहीं, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपने ऐसे पिछले 5 नासमझ साल का लोगों मांगे को, तो एक ऐसे नकारा लोगों के कुछ है। को जिम्मेदारी क्यों दी? दूसरी तरफ वही आपके नासमझ लोग जो अपने फायदे के लिए या अपने कुछ कोठरी वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो निर्णय लेने होते हैं, उसमें बहुत तेजी दिखा रहे हैं। जैसे 21 लोगों को सचिव बना देना, संसदीय सचिव बनाया गया। संसदीय, इसका मतलब होता है कि 21 लोगों कैबिनेट को मंत्री का दर्जा दे दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपने दे हाँ, दिया। ये इसीलिए जवाब किया दिया। है कि उसमें आप बहुत लोगों को तेजी बड़ी दिखाई जल्दी गई। है। और इसमें जोड़िए आप, ये मैं पिछले चैनल पे भी ये बात बोला 6 से कि ज्यादा आप मंत्री लोगों हो ने नहीं सकते। पैकेज के कुछ तो जो एक आदमी के जिम्मे कई मंत्रालय हैं, आपने बनाए आम उनके आदमी काम में तेजी जिनको लाने के 70,000 लिए वो पर रखा मंत्री गया है। लेके 16 लाख रुपए पर एनम तक आप दे रहे हैं। इलियास कहां जी, से आ रहा है वो पैसा? इलियास जी, जहां सवाल है। मंत्री मंत्री कार्यालय में हो अगर कोई नहीं जाता है तो सकते। उनके माध्यम से जाता है। हाँ दुष्यंत जी सवाल। इवन उसमें जो सिविल सर्वेंट्स है वो ह्यूमिलेशन महसूस कर रहा है। इलियास जी जवाब यही है, सवाल बड़े है कि आप कह रहे हैं उनके पास समय नहीं है अभी तो समझने में, लेकिन संसदीय सचिव को आपने नियुक्ति कर दिया, सबको कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा आपने दे दिया। इसमें तो कोई अर्थ नहीं, बड़ी तेजी निभा दिया आपने। बड़ी तेजी दिखाई आपने। नहीं, उनसे वादा निभा दिया आपने। हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 6-7 से ज्यादा मंत्री हो नहीं सकते। अच्छा काम बहुत लंबा करना है, बहुत ज्यादा करना है, हाँ इसलिए का कहने का उनके सही इसमें कोई ऐसा है जो अवैतनिक है जिसको आप पैसा नहीं दे रहे, आप तो पैकेज दे रहे हैं भाई, कैबिनेट दर्जा और देके वो सब कुछ बेचारे करने नहीं दे लेबर रहे। की तरह सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। सर एक छोटा सा सवाल आता है, आपकी और सरकार वो में काम जो है और 1-2 माननीय महीने मुलायम में सिंह जी की सामने सरकार नजर आ में जाएगा क्या आपको। फर्क रह गया? जिस माननीय मुलायम सिंह जी ने 100 से ज्यादा मंत्री बनाए, हर एक अपने सिपा सालार को रेड लाइट दे दी, आपकी और उसकी सरकार में क्या फर्क रह गया? सरकार नंबर से नहीं चलती, सरकार नियत से और नीति से चलती है। को लाल बत्ती मिली है। हास्यात्मक ये है कि आपकी नियत और सिर्फ नीति एक खराब हो गई मिला है। है। खेमचंद जी हम आप काम कुछ नहीं नहीं करना करना चाहते। चाहिए। खेमचंद जी ठीक है, आप तो कल बोलोगे 67 के 67 लोगों को मंत्री खेमचंद जी बनाएंगे हम तब इस काम डिबेट को और होगा। आगे ले चलते हैं कि इलियास जी हमारे साथ बने रहे, पुष्परंजन जी हमारे किसी साथ को हैं। मंत्री पुष्परंजन जी नहीं जिस तरीके से बनाया गया। वायदे तमाम किए गए हैं 3 महीने में, हालांकि केजरीवाल जी को मंत्री समझ में बनाने आ का गया कि अधिकार जो भी नहीं वायदे है। उन्होंने किया, वायदे करने तो आसान है और दूसरों पे आरोप लगाना भी आसान है, भैया तुम तो कुछ नहीं करते हो। अब उनको समझ में आ गया, लेकिन दिल्ली की वादा जनता जो पूरा करने के इलियास जी लिए आप ही सुने, तो लोगों इलियास को जी आप लगाया लाइन गया बने है। रहे, हम पुष्परंजन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उससे भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो वायदे ये किए गए थे कि आपको लगता है कि ठीक है 40% का, बड़ी ईमानदारी से बात किया भैया हम 40% कर पाएंगे, लेकिन उनकी प्रमुखता क्या होगी पुष्परंजन जी? पहले वो उनको क्या चाहिए कि पहले ठीक है 40% करोगे, लेकिन पहले किन किन वायदों को पूरा करोगे, उसमें प्रमुखता इनकी क्या होनी चाहिए? वही बात अंजनी जी मैं कह रहा था कि वो देखिए, इस 40% पर मेरी ना पार्टी में बात इलियास जी हुई है ना कृपया सरकार सुन में। लीजिए। इलियास जी अब आप आपके सुन लें, लिए आपके पास मैं आते हैं। समझता हूँ, इलियास जी आपके पास आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिजली और पानी का निपटाने के बाद सबसे प्रमुखता है सरकारी कर्मचारियों का मामला, जिसके टीचरों का, दूसरे लोगों का। हाँ आप टीचरों के साथ खड़े हैं, ये जो दुनिया भर का बोझ आप उनकी बनाए जॉब बचाएंगे? गई हैं,
पहले उस बोझ से छुटकारा पाना सबसे ज्यादा इलियासी जरूरी है। साहब, हो गया, आप बोलूं मैं? चलिए सर, हाँ अब पुष्पेंद्र मैं जी बोलूं, बोला। इजाजत है? हाँ। इजाजत है, बोलूं? अब मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये इनको अब चाहिए कि डिक्लेरेशन दे दें कि 40% कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, हाँ। और कब कब इस बाकी के 4.5 साल में कैसे ये कब कब आप पूरा करेंगे, ये इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए मुख्यमंत्री अगर आप जी को। नरेंद्र मोदी से नहीं नहीं, इलियास जी बात सुन ले, इलियास जी आप बात सुन ले, इलियास जी आप बात सुन ले। आप भी कम से कम इलियास जी आप बात सुन ले, एक इलियास जी, अब आपकी बात पे मुझे एक बात, एक कहावत याद आ गई इलियास जी बात भोजपुरी सुनिए। की। हाँ, लड़का माँ, देखिए भाई, सुनिए सुनिए सबके साथ सुनिए, है, अब आप इंसाफ मुझे होना कुछ चाहिए। और कहना पड़ेगा। इलियास जी बात पहले सुनिए, नरेंद्र पुष्पेंद्र जी मोदी वरिष्ठ से पत्रकार कहिए हमारे साथ हैं, वो कि निष्पक्ष वो जो बोल रहे हैं, सुनिए 15 आप लाख उसको। रुपया सबके खाते में अब डाल मुझे दें। कुछ और कहना पड़ेगा, उसके आपको बाद देख फिर के हमसे मुझे आप कुछ सवाल बातें कीजिए। याद और आ रही हैं। हाँ, एक कहावत है भोजपुरी में, लइका मालिक बूढ़ जवान, लइका मालिक बूढ़ जवान, मामला बिगड़े सांझ बिहान। भोजपुरी की कहावत है हाँ। कि बच्चा जब मालिक बन जाए और बूढ़ा जवान जैसी हरकत करने लगे, हाँ। तो मामला सुबह शाम बिगड़ने लगती है, हाँ। बिगड़ने लगता है मामला। तो वही हाल आपकी पार्टी में हो रहा है। जिस व्यक्ति को उस कुछ पद नहीं की हो रहा गरिमा, है। उसकी गंभीरता की समझ नहीं है ना, उस व्यक्ति को आपने आसमान पे बिठा दिया। नहीं, अब खूब उसकी ऐसी गंभीरता तैसी की कर समझ रहे है। हैं। मैं तो पूरी जो मीडिया बुजुर्ग से- लोग हैं वो जवान पूरी जैसी हरकत मीडिया कर से रहे हैं, कहूंगा बात आप आपके सुनने को माध्यम तैयार से। नहीं है। चैनल पे हम लोगों की आवाज को क्यों आपके दबाना चाहते माध्यम से मैं हैं? पूरी आप हमारी मीडिया बात से तो सुना कहूंगा कीजिए कम से कम। कि नरेंद्र आप मोदी जवान के जैसे हरकत इलियास कर जी, रहे हैं। इलियास जी, नरेंद्र मोदी इलियास जी, दूसरे नेताओं की बात काम सुन किए, लीजिए। हजारों। आप एक काम गिना दो, नरेंद्र मोदी जी की वजह से हाँ, जो नेगेटिव साख थी ना, भारत की नेगेटिव साख, वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब आप भी जानते होंगे, जब साख नेगेटिव से स्टेबल नहीं पॉजिटिव होती है, तो जब विदेशों से आपको जब पैसा लेना होता है डेवलपमेंट का, वो कम ब्याज पे मिलता है, वो पैसा जल्दी मिलता है। आपने ऐसा कोई सिग्निफिकेंट काम किया है? आज मोदी जी के काम की सराहना सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। विश्व के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आपके मुख्यमंत्री का एक काम बताइए, एक काम बताइए, आपने क्या है कि आप पार्टी का प्रचार नहीं चल रहा है, जो मोदी जी ने किया सबको बताया, उसे छोड़िए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर अलग चर्चा कर लेंगे, किसने क्या किया उस पर अलग से डिबेट रख लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी ने किया है, अच्छी तरह बोलने दीजिए। आप लोग दबाने की कोशिश करते हैं, राजनीति का यही मयार हो हमारे गया है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भारत के मूल दौरे मुद्दे पर को आए दबा हैं। दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए। खेमचंद जी पुष्पेंद्र बात जी, रखिए। मैं इलियास जी आपके हमारे माध्यम से प्राइम मिनिस्टर पूछना इस वक्त चाहता हूं। भारत दौरे पर हैं। एक तो आप लोग क्लियर कर दीजिए कि कब कब ये काम खत्म होगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर नहीं खत्म हुआ तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बीच रास्ते में इस्तीफा देंगे? ये भी जनता को बता दें, दिल्ली की जनता को, जिससे मैंडेट दिया। भाई ये सवाल तो और नरेंद्र मोदी से भी एक कीजिए बड़ा ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी वजह से एक प्रश्न नहीं खड़ा नहीं, हो जो गया। एक साल से है बस उससे आप थोड़ा बोलते पहले जाइए, कीजिए। मैराथन सुनिए मत, 2 बिल्कुल महीने मत बाद सुनिए। बात इलियास जी सवाल कीजिएगा। तो आप बिल्कुल मत सुनिए। इलियास जी आप सवाल लोगों के साथ सुनिए। यही प्रॉब्लम है। आप प्लीज बिल्कुल इलियास मत जी सवाल सुन सुनिए, लीजिए, इसके हमारी बाद बात सुनने को तैयार नहीं आप। मैं ये कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि आदरणीय जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय मोदी जी, वो भी जनता को बता दें कि वो कितने प्रतिशत वादा कर सकते हैं। उनकी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनकी पार्टी का क्या लक्ष्य है, 5 साल में क्या जनता से उन्होंने जितना वादा किया है, क्या वो पूरा करेंगे? क्योंकि अब जो भी दल सत्ता में है उससे अब जनता जरूर पूछेगी कि आप कितना वायदा पूरा करने और कब तक पूरा मोदी करें? जी आप बताएं। का बिल्कुल मोदी जी पूछना का चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मोदी आप जी नहीं, आप बताइए। 12 साल खेमचंद जी, हमारे पास मैं समय आपको का बताना छोटा चाहता हूं। छोटा जवाब लेंगे, 12 छोटा साल जवाब। उन्होंने जो कहा वो गुजरात में किया, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी जो उन्होंने कहा है वो किया। और आप पिछले 7-8 महीने में गुजरात को देखोगे बर्बाद जिस करने के तेजी बाद से अब भारत देश का बर्बाद विकास करने पे हुआ है, तुले जिस तेजी से भारत की साख बढ़ी है, वो पहले कभी नहीं हुआ। अब आती है माननीय मुख्यमंत्री जी साख की बढ़ी है? बात। मैं माननीय प्रतिशत पूछ रहा हूँ, आप कितने भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता चैनल पर पार्टी वादा करेगी, 100% 100% हमने जब 5 साल मांगे, 100% का वादा। 5 साल कितना समय में लेंगे? 5 साल समय के बाद कितना आप लेंगे? देख 100% लेना, करने में? हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 100% है, 100% नहीं, हम रिकॉर्ड की रहेगा बात नहीं, हम और हम वर्तमान की बात कर रहे 100% के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ। अब मैं माननीय केजरीवाल जी की बात आती है, केजरीवाल जी ने पहले दिन मान लिया कि शायद 40 से 50% हो जाता है तो बहुत अच्छा हो, शायद, मतलब उनका मन तो 20-30% करने का है। अब 20-30% में मेरे को लगता है 15-20% तो उनकी जो अपनी पार्टी के लोगों का वेलफेयर आ जाएगा। तो 5 साल करना चाहेंगे तो वो क्या काम करना चाहेंगे वो भी बता दें। खेमचंद जी समय का बाबा, दूसरे जी जिस तरीके से आपने देख लिया, वो कह रहे हैं मोदी कितना किया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कितने किया। ये तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इन दोनों नेताओं पर देश की जनता और दिल्ली की जनता ने बहुत विश्वास दिखाया था। लेकिन अब जनता
जवाब चाहती है, हिसाब चाहती है, आप कब करोगे? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पुष्प रंजन जी ने के दर्द से भी सहमत हूँ। उन्होंने जो बात कही है, जो तथ्य ये कहे हैं कि भाई आप जनता ये जानेगी कि किसने क्या वादा किया और उस वादे को कितना पूरा किया। स्वाभाविक सवाल उठता है, केंद्र सरकार से भी ये पूछा जाएगा। अब 1 साल होने को है, 11 महीना होने को है, उनको तो 2.5 महीना होने को है। तो 2.5 महीने में उन्होंने 2 बातें अपनी की हैं, चाहे वो सब्सिडी से पूरी की हैं कि पानी उन्होंने आधा किया और बिजली, पानी उन्होंने पूरा किया और बिजली उन्होंने आधी की, लेकिन फिर भी सवालात खड़े हुए हैं, तो उनसे जनता जरूर पूछेगी। दूसरा एक और चीज है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 11 महीने के अंदर जो वादे किए, जिन वादों को करके चुनाव में वो आई, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। बिल्कुल, अभी हम आज हम दिल्ली सरकार में बात कर रहे हैं। यही आया जो 15-15 लाख जो उठा रहे हैं वो प्रश्न, 15-15 लाख नहीं आए। आज भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्हें देश की जनता को लेकिन हम दिल्ली इसके बाद वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, खाली प्रचार कर रहे हैं, विदेशों के दौरे कर रहे हैं, एनआरआई है, आज हम दिल्ली देशों को काम नहीं हो रहा है। आज हम दिल्ली चर्चा कर रहे हैं। चलिए खेमचंद जी, दिल्ली चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास समय का अभाव है, समय का अभाव है। आखिरी हम छोटा जवाब लेंगे आपसे कि पहली प्राथमिकता कार्य, आप ठीक है 40% वादे करेंगे, लेकिन इन 40% में अगले कितने दिनों में कौन कौन से वादे आप प्रमुखता से पहले पूरा करने वाले हैं? दिल्ली की जनता जानना चाहती है, छोटा जवाब जल्दी। मुझसे पूछ रहे हैं? जी इलियास जी आपसे, क्योंकि आप सत्ता में हैं। देखिए, हम 40% नहीं, हमारी कोशिश होगी हाँ कि 5 साल में 100% वादे हम पूरे करें। नहीं, हम 100% छोड़िए, हम आपके मुख्यमंत्री के विरोध में, आपके मुख्यमंत्री ने 40% कहा, हम 40% में पूछ रहे हैं। आप पे भी मुख्यमंत्री के, आपका जो मुख्यमंत्री का भाषण है वो विरोधाभासी है, आप अपने मुख्यमंत्री के विरोध में साहब बोलेंगे। सर थोड़ा जवाब ले लेते, हमारे पास समय नहीं। खेमचंद जी प्लीज प्लीज उतारेंगे, जवाब दीजिए सर। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से पूछना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने वादा किया था? लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं इलियास जी, हम दिल्ली की बात नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, खाली प्रचार करेंगे, विदेशों के दौरे करेंगे। वो मैं वादा करता हूँ आपसे, ये डिबेट का ये मेरा वादा है, चैनल के माध्यम से प्रचार करेंगे, एनआरआई बनेंगे, विदेशों में घूमेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और दुष्प्रचार करेंगे, देश को बांटेंगे। 50% उसकी 50% स्पीड से भी दिल्ली में काम करो। चलिए, हमारे पास समय का अभाव है, समय का अभाव है हमारे पास। इलियास जी खेमचंद जी, पानी में भी कुछ किया है। चलिए खेमचंद जी, पानी में भी कुछ नहीं किया। खेमचंद जी आपका, खेमचंद जी बस बहुत हो गया। सरकार है सबसे ज्यादा फेलियर है, सबसे खेमचंद जी आप बहस को दूसरे रूप में मत ले जाइए। हम इलियास जी से जानना चाह रहे थे कि आखिर वो शुरुआती 5 महीने में 40% कौन कौन काम करेंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कुछ निकल नहीं आता है, और इस बहस में यही निकल के आया कि सिर्फ वादे हैं, इन वादों का क्या, ये तो जनता देख रही है। लेकिन सवाल ये है खेमचंद जी, बस हमारे पास समय का अभाव है। खेमचंद जी आपका, इलियास जी आपका, दुष्यंत जी आपका, पुष्परंजन जी आपका भी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में। हमारे पास समय का अभाव है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो एक डिबेट चल रही थी कि आखिर जो वायदे किए थे आम आदमी पार्टी ने उसको कब तक पूरा करेगी, अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि सिर्फ वो 40-50% करेंगे। लेकिन जब हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जानने की कोशिश की तो वो उल्टे कि मोदी ने कितना काम किया, मैंने कितना काम किया। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो कांग्रेस और बीजेपी करती थी, अब वही राजनीति आम आदमी पार्टी भी कर रही है। फिर कैसे वो अलग है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।